हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB थर्ड ईयर। सेमेस्टर है हमारा फिफ्थ। एक्ट है हमारा CPC। कोड है 5001 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। आज का जो हमारा एक्ट है वो है CPC सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन, जिसे हम सिविल प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं। कोड नंबर है 5001 या ये कहीं पर 501 भी लिखा जाता है। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11। ये CPC का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसका है? CPC का क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन यही क्वेश्चन आपके ड्राफ्टिंग के पेपर में भी आता है और ड्राफ्टिंग के पेपर में भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से यह वाला क्वेश्चन आपके दो एक्टों में लगता है। ये वाला क्वेश्चन आपके CPC में भी काम करेगा और आपके ड्राफ्टिंग में भी काम करेगा, जिसका कोड है आपका 5005 यानी 5005। उसमें भी ये काम करेगा। तो इस पर्पज से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बात आपके समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन दो जगह लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, वादपत्र किसे कहते हैं? वे कौन से आवश्यक तत्व हैं जिन्हें वादपत्र में शामिल किया जाना चाहिए? वादपत्र में दिए जाने वाले कुछ अतिरिक्त विशिष्ट विवरणों का वर्णन कीजिए। वादपत्र यानी जब हम केस डालते हैं, कोई भी व्यक्ति जब किसी के ऊपर केस डालता है तो जो चीज वो लिखकर न्यायालय में पेश करता है उसको वादपत्र कहते हैं, ठीक है। ये होता क्या है? इसमें वादी होता है, एक होता है प्रतिवादी। केस करने वाला या जिसके ऊपर हुआ है, प्रतिवादी पर हुआ है और वादी करने वाला है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो वादी है एक वादपत्र बनाता है, अपने केस की सारी प्रक्रिया बताता है, उसमें उसके साथ क्या घटना हुई है और वो क्या न्याय चाहता है, किस समय पर हुई है, किन व्यक्तियों ने करी है, उस सभी चीज का वर्णन वो अपने वादपत्र में देता है। और प्रतिवादी अपने बचाव में अलग एक वादपत्र प्रस्तुत करता है, वो एक दूसरा विषय है। पहले हम सिर्फ वादपत्र देखते हैं। वादी द्वारा वादपत्र दायर किया जाता है प्रतिवादी के ऊपर। आगे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन के आंसर को समझने से पहले अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए चीज को तो अच्छे से समझ में आ जाती है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। वादपत्र का अर्थ। वादपत्र वादी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया वह लेख होता है जिसमें वह उन तथ्यों, यहां पे है तथ्यों का अभिकथन करता है जिसके आधार पर वह न्यायालय से अनुतोष की मांग करता है। यानी कि अनुतोष होता है न्याय। यहां पर बोला है वादी वादी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया वह लेख, जो भी घटना हुई है उस सभी का विवरण अपने वादपत्र में लिख के न्यायालय को देना, और न्यायालय को देना और उससे अपना न्याय मांगना। और न्याय में वो क्या करेगा? अपना अनुतोष मांगेगा। अनुतोष होता है मांगना। मांग मतलब वो पैसे भी मांग सकता है, अपनी जमीन भी मांग सकता है, जो जिस मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के केस हो सकते हैं, या वो सजा कराना चाहता है, ठीक है। अनुतोष का मतलब होता है वो क्या मांग करता है, ठीक है। इसे अर्जी दावा या अर्जी नालिश भी कहते हैं। अर्जी नालिश। एक बात ध्यान रखना, ये आपका 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन
ये आपका ड्राफ्टिंग में भी आ जाएगा और ये आपका सीपीसी में भी बूझ लिया जाएगा। और ये आपका जब ड्राफ्टिंग का आपका वो पेपर होता है स्कूल में फाइल के साथ मौखिक वाला, वहां पर भी आपसे बूझ लिया जा सकता है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। तो वो बात पत्र को हम क्या कह सकते हैं, अर्जी दावा भी कह सकते हैं और अर्जी नालिश भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। न्यायालय की प्रत्येक न्यायिक प्रक्रिया का आरंभ वाद पत्र दायर किए जाने पर होता है। देखो यहां पर बोला है न्यायिक प्रक्रिया का आरंभ। जब तक कोई व्यक्ति कोर्ट के अंदर कोई वाद पेश ही नहीं करेगा तो न्यायालय कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि न्यायालय की कार्रवाई तभी प्रारंभ होती है जब कोई वादी वाद पत्र न्यायालय में पेश करता है। वाद पत्र की रूपरेखा पर ही वाद की सफलता निर्भर करती है। यदि वाद पत्र मजबूत यानी पुष्ट, देखो यहां पर एक चीज और समझ लो, पुष्ट ये मजबूत मैंने अपनी तरफ से लिखा है, पुष्ट किताब की भाषा है, ठीक है। पुष्ट आपको काफी बार मिल जाता है लिखना, वहां पे आएगा आपका क्वेश्चन पुष्ट वाद पत्र किसे कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ सकता है या एग्जामिनर आपसे मौखिक भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनेगी वहां पे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि पुष्टवाद किसे कहते हैं। पुष्टवाद का मतलब है जिस वाद को यानी जिस केस को हम कर रहे हैं उसमें सत्यता हो, वो सही हो, उसमें कोई भी त्रुटि या कोई मिथ्या कथन ना हो, मिथ्या यानी झूठा कथन ना हो, तो वो हमारा क्या होगा, पुष्ट कथन होगा, यानी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रही होंगी चीजें। वाद पत्र की रूपरेखा पर ही वाद की सफलता निर्भर करती है। यदि वाद पत्र मजबूत है तो वाद की नींव भी मजबूत होती है, जिसमें वाद संचालन ठीक से होता है, जिसमें कानूनी त्रुटियों के आने का भय नहीं होता या रहता। एक बात बताओ, अगर हम कोर्ट के अंदर झूठा झूठा केस बनाकर हम पेश कर देते हैं, न्यायालय उसको एक्सेप्ट तो कर लेता है, स्वीकार तो चलो कर लेगा किसी तथ्य के आधार पर। देखो स्वीकार करने के लिए भी कुछ ग्राउंड होना चाहिए, कुछ आधार होना चाहिए, लेकिन आपने कुछ एक आध ग्राउंड आधार दिखा दिया और न्यायालय ने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन जब इसकी प्रक्रिया चलेगी कोर्ट में, जब आपसे वहां पे तथ्य सबूत और गवाह मांगे जाएंगे तो वहां आप हार जाओगे, फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए यहां पे कहा गया है कि आप मजबूती से सत्यता के साथ पुष्ट तथ्यों को लेकर चलोगे तो आपका केस मजबूत होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वाद पत्र की अंतर वस्तुएं आदेश 7, आदेश 7, देखो आदेश 7 है, आदेश नंबर 7 है और नियम नंबर 1, 5, 7 तथा 8 1, 5, 7 एंड 8 है के अनुसार वाद पत्र में निम्नलिखित विशिष्टियां होनी चाहिए। यहां पर बोल रहा है कि जो वाद पत्र की अंतर वस्तु है, मतलब जो वाद पत्र में हम लिख के जो देते हैं, वाद पत्र में क्या लिखा जाना चाहिए जिससे कि हमारा जो वाद है वो पुष्ट हो जाए यानी मजबूत हो, उसके लिए हमें क्या लिख के देना है, क्या करना है। सर्वप्रथम वाद वाले न्यायालय का नाम, देखो जहां पर हमें केस डालना है तो हमें उस न्यायालय का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। न्यायालय का नाम डालना पड़ेगा। जैसे एक दो एग्जांपल बता देता हूं। सबसे पहले हमारा ऐसे एक पेज आता है, ऐसे लाइन खींच लेंगे तो सबसे पहले हमारा न्यायालय सिविल जज जूनियर
डिवीजन मेरठ। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे बाध्य संख्या आ जाएगी। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने लिखने के लिए बताया है, कभी भी कोर्ट के पेपर में हम लाइन नहीं खींचते हैं। ठीक है, इतना पेपर ऊपर से मोड़ना होता है लगभग, और इतना पेपर साइड से मोड़ना होता है, तब हम आगे लिखते हैं। तो बात पत्र यहाँ पे सन आ जाएगा आपका, यहाँ पे बादी, और यहाँ पे बनाम आपका प्रतिवादी आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपकी अपराध संख्या, वो अपराध धारा आ जाती है। ठीक है, ऐसे करके आपका फाइल बन जाती है। और जब मैं ड्राफ्टिंग आपको कराऊंगा और अच्छे से आपको समझा दूंगा। आगे चलते हैं। बाद वाले न्यायालय का नाम, जैसे हमने यहाँ पे लिया है न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन मेरठ, ये हमारा नाम हो गया। वादी का नाम, पिता का नाम, आयु, व्यवसाय यानी वो क्या कार्य करते हैं, यानी निवास स्थान क्या है। ये किसके बारे में है, वादी। यहाँ पर वादी का नाम आएगा। ठीक है, और वादी के बारे में जो भी ब्यौरा है वो अंदर लिखा जाएगा, जो अंदर पेज होंगे। ये तो फाइल का नाम पढ़ने के लिए होता है। ठीक है, और जो ब्यौरा है ये सब अंदर कागजों में लिखे जाएंगे। इसी प्रकार से जो प्रतिवादी है, जिसके ऊपर केस डाला जा रहा है, उसका भी प्रतिवादी का नाम, पिता का नाम, आयु, व्यवसाय एवं निवास स्थान। वादी का भी ये ब्यौरा लिखा जाएगा और प्रतिवादी का भी पूरा ब्यौरा लिखा जाएगा। चौथे नंबर पे है, वादी या प्रतिवादी अवयस्क हो तो उसका कथन। अगर जो वादी है, जो केस कर रहा है, अगर वो अवयस्क यानी नाबालिग है, उसका भी कथन लिखा जाएगा। अगर प्रतिवादी जिसके ऊपर केस डाला जा रहा है, अगर वो नाबालिग है, तो उसका भी पूरा कथन लिखा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, बाद कारण उत्पन्न होने वाले तथ्य वे समय, मतलब किस कारण से बाद उत्पन्न हुआ है और वो कौन सा समय था। पॉइंट नंबर 5 बता दिया कि तथ्य मतलब किस कारण से है वाद, और समय कब कब का है ये वाद। ठीक है, केस मतलब पॉइंट नंबर है हमारा 6, यह दिखाने वाले तथ्य की न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार है। देखो, प्रत्येक कोर्ट का अपना अपना एक अधिकार होता है, क्षेत्राधिकार के, वो किस लेवल तक के केस सुन सकता है, किस प्रकार के बाद देख सकता है, सुन सकता है। तो इसलिए यहां पर यह दर्शाया जाना चाहिए कि आप किस कोर्ट में अपना केस लेके जा रहे हैं और क्या उसे उसको सुनने का अधिकार है। तो उस प्रकार का केस वहां पे दर्शाया जाना चाहिए। नंबर 7 है, वह अनुतोष जिसका वादी दावा करता है। वहां पर अनुतोष भी लिखा जाना चाहिए कि आपको किस प्रकार का अनुतोष चाहिए। आपको पैसा चाहिए, या सजा करानी है उसकी, या अपनी कोई जमीन वापस लेनी है। इस प्रकार से जो भी आपका अनुतोष है, जो आपकी मांग है, वो वहां पर लिखी जानी चाहिए। ठीक है, 8 नंबर का पॉइंट है, वादी द्वारा प्रतिसाधन के लिए स्वीकार की गई धनराशि अथवा छोड़े गए दावे का कोई भाग। यहां पर बोला गया है, जो वादी है वो भली भांति समझ ले कि स्वीकार की गई धनराशि अथवा छोड़े गए दावे का कोई भाग, मतलब उसके बारे में अच्छे से जान पहचान मतलब जांच पड़ताल कर ले कि मुझे क्या प्राप्त करना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, यानी कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, या कौन सा भाग उसे छोड़ना है। मतलब केस में लिखने के कोई तथ्य होते हैं कि कौन सा तथ्य अच्छे से छोड़ना है और कौन सा नहीं छोड़ना है, वो भी उसे ध्यान रहना चाहिए और वो लिखना चाहिए। नंबर 9, क्षेत्राधिकार और न्यायालय शुल्क का कथन। आगे चलते हैं। नंबर 10, कथन की प्रतिवादी वाद की विषय वस्तु में हित रखता है तथा वह वादी की मांगों का उत्तर देने के आहूत किए जाने के लिए उत्तरदायी है। मतलब यहां पर क्या है, आहूत का मतलब समझ लेते हैं पहले, उसके बाद ये तुम्हें सारी लाइन समझ में आ जाएगी। आहूत मतलब होता है निमंत्रण,
यानी कि बुलावा। भाई जब वादी की प्रतिवादी के ऊपर केस डालेगा तो प्रतिवादी को बुलाया जाएगा कोर्ट में, तो उसको क्या है, एक प्रकार का निमंत्रण है, बुलावा है। और प्रतिवादी वाद की विषय वस्तु में हित रखता है। भाई जब तक वो हित नहीं रखता होगा तो उसके ऊपर केस कैसे हो जाएगा, किसी ना किसी वजह से वो उसमें संबंधित है वाद से, तभी तो उसका नाम आया है इसमें। तथा वह वादी की मांगों का उत्तर देने को आहूत किए जाने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। और इसी वजह से वो सम्मिलित है किसी न किसी कारण से, तभी उसके ऊपर केस पड़ा है और उसके लिए उसे आमंत्रित किया जाता है जवाब देने के लिए कि आपके ऊपर केस पड़ा है, उसका आप जवाब दीजिए, ठीक है, यहां पर उपस्थित होइए। आगे है वाद पत्र में अंकित की जाने वाली अतिरिक्त विशिष्टियां। इसके अतिरिक्त ये तो 10 पॉइंट थे मेन, ये तो प्रत्येक केस में लिखे जाने अनिवार्य होते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, वो देखते हैं। नंबर 1, धन संबंधी वाद में अगर कोई केस ऐसा है जो केवल धन से ही संबंधित है, वहां पे जहां वादी धन संबंधी वाद दायर करना चाहता है, वहां वाद पत्र में दावा की जाने वाली निश्चित धनराशि का वर्णन किया जाना चाहिए। जैसा कि अभी हमने पॉइंट में देखा था कि अगर हमें अनुतोष चाहिए तो उस अनुतोष के बारे में लिखा जाना चाहिए, तो यहाँ पे बोला है जितनी धनराशि चाहिए या जो धनराशि चाहिए उसका वर्णन होना चाहिए। लेकिन जहां वादी मध्यवर्ती लाभों को या अनिर्धारित लेखों के आधार पर किसी धनराशि अथवा प्रतिवादी के कब्जे में किसी ऐसी चल संपत्ति के लिए जिसका कि युक्त परिश्रम के पश्चात भी मूल्य निर्धारण नहीं किया जा सकता, वाद पत्र में उस राशि की लगभग मात्रा का वर्णन करना होगा। यहां पर देखो अभी हमने क्या बोला है और क्या पढ़ा है, धन संबंधी वाद में अगर कोई धन से संबंधित वाद है तो वहां पर धन की मात्रा, ठीक है, वहां पे वर्णन होना चाहिए। अगर कोई चल संपत्ति ऐसी है, या चल हो या कोई अन्य संपत्ति या अचल संपत्ति ऐसी है जिसका धन के रूप में वर्णन करना सही नहीं है, मतलब हम लगभग में ही उसका वर्णन कर सकते हैं, सत्यता नहीं बता सकते, या उसका अनुमान ही हम लगा पा रहे हैं कि ये इतने तक की संपत्ति हो सकती है, तब ऐसी स्थिति में लगभग मात्रा का वर्णन करना होगा, ठीक है, कि भाई इतने की लगभग हमारी संपत्ति थी या इतने का सामान था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पूर्वजों की होती हैं, या कोई ऐसी चीज होती है जिसका हम सही से अनुमान नहीं लगा पाते, या समय समय पे संपत्ति यानी जो धन होता है हमारा, या कोई अन्य चीज चल या चल संपत्ति होती है, उसमें फेरबदल होता रहता है धन का, तो इसलिए लगभग में हम मात्रा लिख देंगे। दूसरा है अचल संपत्ति के वादों में। अचल संपत्ति होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती, चल संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से जा सकती है। जहां वाद की विषय वस्तु अचल संपत्ति है, वहां वाद पत्र में संपत्ति का ऐसा अंतर्विष्ट किया जाना चाहिए जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त हो, अर्थात जिससे उसे आसानी से पहचाना जा सके, ठीक है। यहां पर एक चीज और बोली है अचल संपत्ति के बादों में, देखो कोई चल संपत्ति है उसके बारे में तो हम बता देंगे, उसका फोटो होगा तो हम फोटो दिखा देंगे, या उसकी रसीद दिखा देंगे, या कुछ अन्य चीज दिखा देंगे। भाई उसी प्रकार से हम भूमि की भी रसीद या कुछ कागज हम वहां पर दस्तावेज दे देंगे। लेकिन बात दस्तावेजों से ही नहीं चलती है, जब हम केस करते हैं किसी अचल संपत्ति को लेकर तो वहां पर भूमि का जो है नक्शा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नक्शा यानी मैप बनाया जाता है। और जो मैप है वो इतना सटीक होना चाहिए, उसके चारों तरफ के जैसे 1 2 3 4 आसपास के बारे में, किसका खेत है, किसकी जमीन है, या कौन सा खाली स्थान है, या कौन सा रास्ता है, ये और दिशाओं का वर्णन सब भी वहां पे लिखा जाना चाहिए, जिससे उसे आसानी से पहचाना जा सके, जिससे उसे आसानी से पहचाना
जा सके। अगर आपका अचल संपत्ति का केस है तो उस अचल संपत्ति के बारे में अच्छे से मैप बनाकर दिया जाना चाहिए। नंबर 3, प्रतिनिधि के रूप में लाए जाने वाले वादों में, जहां वादी प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है वहां उस वाद पत्र में उल्लेख करना होगा कि नंबर 1, विषय वस्तु में उसका वास्तविक हित विद्यमान है। दूसरा, वह उसके लिए वाद प्रस्तुत करने में समर्थ होने के लिए आवश्यक कदम उठा चुका है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट वहां पर लिखे जाने चाहिए। नंबर 4, और इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रतिवादी के हित एवं दायित्व को दर्शाया जाना। जो प्रतिवादी होता है, जिसके ऊपर केस पड़ा है, ठीक है, उसके हितों को। वाद पत्र में यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि विषय वस्तु में प्रतिवादी का हित है या वह ऐसे हित का दावा करता है और वह वादी की मांग का उत्तर देने के लिए दायित्वाधीन है। मतलब या तो कुछ ऐसे होते हैं कि भाई भाई का आपस में विवाद हो जाता है, ठीक है, या पड़ोसी से विवाद हो जाता है या किसी अन्य व्यक्ति से विवाद हो जाता है। जब तक कोई दूसरी पार्टी सम्मिलित नहीं होगी तब तक कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर केस नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर बोला है प्रतिवादी का वहां पर क्या हो, हित सम्मिलित हो, उसका वहां पर कुछ ना कुछ हित जरूर होना चाहिए, तभी उसके ऊपर ऐसा केस बन पाएगा, दायित्वाधीन हो पाएगा। और ये कौन कहता है? सीपीसी का आदेश 7 और नियम 5 कहता है। नंबर 5, मर्यादा विधि से छूट के आधारों का उल्लेख किया जाना। भाई देखो, इतनी सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा, आप इसे एक बार देखो आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मर्यादा विधि से छूट के आधारों का उल्लेख किया जाना। जहां कोई वाद पत्र मर्यादा विधि में निर्धारित अवधि में समाप्त होने के बाद संशिष्ट किया जाए, वहां इन आधारों का, जिन पर मर्यादा विधि को छूट पाने का दावा किया गया है, उल्लेख किया जाना चाहिए। भाई एक देखो, कोई भी केस होता है उसे करने के लिए कुछ समय होता है कि भाई आप इस समय तक आप केस डाल सकते हो। अगर किसी कारण से केस डालने में कोई विलंब उत्पन्न होता है तो उसका भी वहां पर वर्णन लिखा जाना चाहिए कि क्यों हुआ है। न्यायालय वादी को उसके वाद पत्र में अंकित किए गए आधार को, अन्यथा आधार का सहारा लेने की अनुमति भी दे सकता है, बशर्ते कि वह असंगत ना हो। ठीक है, पहले इसको देखो दोबारा से। जहां कोई वाद पत्र मर्यादा विधि में निर्धारित अवधि में समाप्त होने के बाद संशिष्ट किया जाए, यानी पेश किया जाए या दायर किया जाए, ठीक है भाई, उसकी निर्धारित अवधि के बाद में वो पेश किया जा रहा है, दायर किया जा रहा है, वहां उन आधारों का जिन पर मर्यादा विधि को छूट पाने का दावा किया गया है, उल्लेख किया जाना चाहिए कि भाई किस कारण से देरी हुई है और किस कारण से हम अपने अनुतोष को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने केस में विजय हो सकते हैं, उन चीजों का उल्लेख किया जाना चाहिए। और न्यायालय इस प्रकार के लिए कुछ छूट अनुमति दे सकती है, ठीक है। ये आदेश 7 और नियम 6 कहता है। आगे चलते हैं। 6 नंबर का पॉइंट है, अनुतोष का विशिष्ट रूप से कथन किया जाना चाहिए। देखो यहां पर दोबारा से इस चीज का वर्णन हुआ है कि जो हमारी मांग है, जो हमारा अनुतोष है, उसका वर्णन किया जाना चाहिए अच्छे से। वाद पत्र में दावाकृत अनुतोष का उल्लेख होना चाहिए। अनुतोष वाद पत्र का महत्वपूर्ण अंग है। देखो इसको एक्सप्लेन करने वाली कोई बात ही नहीं है, अच्छे से कर चुका हूं और अब आपके समझ में आ गया होगा कि अनुतोष का उल्लेख होना चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है केस का। क्योंकि आगे चलते हैं। क्योंकि इसी को प्राप्त करने के लिए न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है। यदि वाद पत्र में अनुतोष का उल्लेख नहीं किया जाता तो वादी को तब तक कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकेगा जब तक कि न्यायालय की अनुमति से उसे अनुतोष शामिल नहीं कर दिया जाता।
तो इसलिए यहां पर बोला गया है कि आपको अपने केस में अनुतोष के बारे में अच्छे से वर्णन करना होगा और अनुतोष को लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि जब वादी वाद गिरता है तो वो अनुतोष की मांग करता है। ठीक है, इसी की तो मांग करेगा। अगर इसका ही आप वर्णन नहीं करोगे तो फिर न्यायालय आपका निर्णय कैसे करेगा, किस आधार पर करेगा? तो न्यायालय आपको समय देता है कि आप वहां पर कुछ समय के अंदर अपने अनुतोष को लिखो और उसी के आधार पर आपको अनुतोष मिलेगा, अन्यथा आपको अनुतोष या न्याय नहीं मिल पाएगा। आगे चलते हैं। वाद पत्र ग्रहण किए जाने पर प्रक्रिया। अब देखो यहां तक तो बात थी केस के अंदर क्या क्या लिखा जाना चाहिए। अब आगे की बात चलते हैं, करते हैं कोर्ट की। न्यायालय द्वारा वाद पत्र ग्रहण कर लिए जाने पर वादी को प्रतिवादी पर तामील कराए जाने वाले समन दिए जाएंगे। देखो जैसे वादी है, वादी ने केस घेरा था प्रतिवादी के ऊपर। ठीक है, अब ये न्यायालय ने क्या कर लिया है, केस स्वीकार कर लिया है किसी तथ्य के आधार पर, और न्यायालय के वो क्षेत्र अधिकार में था, ये सारी चीज मैं पढ़ा चुका हूं, उसने स्वीकार कर लिया। तो अब न्यायालय तामील कराएगा किसके ऊपर, प्रतिवादी के ऊपर। तामील का मतलब होता है बुलावा, यानी आमंत्रण, यानी आमंत्रित किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा प्रतिवादी को कि भाई आपके ऊपर केस पड़ा है, आप आकर अपने बचाव में या अपने कथन में कुछ कहिए, अभिवचन में कुछ कहिए कि आपके ऊपर केस क्यों पड़ा है, उसका आप यहां पर आकर जवाब दो। तो इस प्रकार की वहां पर तामील आ जाएगी। तथा वादी को यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसा आदेश कि 7 दिन के भीतर वाद पत्र की उतनी प्रतियां पेश करे जितनी की प्रतिवादी हैं और विहित शुल्क भी जमा कराए। यानी कि वादी को यह अधिकार है, यह आदेश दिया जाता है कि वो जिन जिन प्रतिवादियों का नाम ले रहा है उन सभी के बारे में वहां पर अच्छे से वर्णन करे और जो न्यायालय शुल्क है उसको भरे। यानी ये नहीं है कि प्रतिवादी का नाम लिया और छूट गया, उन सभी के बारे में अच्छे से ब्यौरा दे कि कौन कौन प्रतिवादी हैं और न्यायालय की फीस जमा कराए। ये है आदेश 7 और नियम 9 में। आगे चलते हैं। वाद पत्रों का लौटाया जाना। देखो यहां पर क्या था, अगर स्वीकार हो गया है तो प्रतिवादी के ऊपर तामीला की जाएगी, उसको निमंत्रित किया जाएगा, बुलाया जाएगा कि आपके ऊपर केस पड़ा है। लेकिन न्यायालय को यह भी अधिकार होता है कि अगर कोई वादी है वो न्यायालय में गया अपना केस लेकर तो उसे अस्वीकार भी कर सकता है न्यायालय। आइए, जहां न्यायालय को यह प्रतीत हो कि उसे वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है, वहां वे वाद पत्र को उस पर प्रतिष्ठांकन करने के बाद समुचित न्यायालय को पेश किए जाने के लिए लौटा देगा। देखो वादी है, वादी ने वाद पत्र किसी न्यायालय में पेश करा, लेकिन न्यायालय ने उसको देखा कि भाई ये तो हमारे अधिकार से बाहर है, तो उसको देखने के बाद, समुचित समेकन करने के बाद, पढ़ने के बाद, देखने के बाद उसको लौटा देगा कि भाई ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है कि और वो उस न्यायालय का नाम बता देगा कि आपको कहां जाना चाहिए। एक पॉइंट तो ये होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर कोई न्यायालय है और न्यायालय को ये लगता है कि ये बहुत ही झूठा वाद है तो ऐसे वादों को वहां से अस्वीकार कर देगा कि भाई ये हमारे कोर्ट का वाद नहीं है और ना ही इस प्रकार का कोई वाद बनता है, आप इसे ले जाइए, उसे खारिज भी कर सकता है। आगे चलते हैं। इसमें 2 केस दिए गए हैं। पहले आप इसी पॉइंट पे ध्यान रखना कि वो उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं था, इसलिए न्यायालय ने यानी जज ने उसको वापस भेज दिया किसी दूसरे कोर्ट के लिए, इशारा कर दिया या दूसरे कोर्ट में बात डालने के लिए कह दिया। ठीक है, इसमें 2 केस हैं। नंबर 1, दामजी भाई लालजी भाई पटेल बनाम
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है श्रीमती आइवरी सईम बनाम श्रीमती बेटी मई सईम। ठीक है, ये दो केस हैं। आगे चलते हैं। वाद पत्रों का अस्वीकार किया जाना। अगर कोई वाद पत्र है उसको अस्वीकार किया जाता है तो न्यायालय वाद पत्रों को निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकार कर सकता है। आदेश 7 और नियम 11 ये कहता है। इनको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन्हीं से हमारे नंबर बनते हैं। नंबर 1, जब वाद पत्रों में कोई वाद कारण प्रकट नहीं होता हो। जैसा कि देखो अभी मैंने यहाँ पे 2 रीजन बताए थे। पहला कि या तो न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर हो, ठीक है, तो वो उसे वहां से हटाकर दूसरे न्यायालय का रास्ता बता देगा। या दूसरा, न्यायालय को यह लगे कि यह झूठा केस आ रहा है और इस प्रकार का तो कोई केस बनता ही नहीं है, तो इस प्रकार से अस्वीकार कर देगा। जब वाद पत्र में कोई वाद कारण प्रकट नहीं होता हो। ठीक है। दूसरा, जब दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया हो और वादी न्यायालय द्वारा नियत समय के अंदर उसे ठीक करने में असफल रहता हो। यानी कि जैसा कि बताया है, पहली बार तो अनुतोष का उचित वर्णन होना चाहिए कि उसे चाहिए क्या, कितनी मांग है, क्या मांग है या लगभग में है, उसका वर्णन होना चाहिए। अगर उसका वर्णन नहीं है तो न्यायालय उसे कुछ दिन का समय देता है, 7 या 8 दिन का समय देता है। उस दिन के अंदर अगर वो दोबारा से उसका अच्छे से वर्णन नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, बाद असफल हो जाएगा। ठीक है। और भी बहुत सारे कारण बनते हैं, लेकिन हमारी नॉलेज के लिए, हमें एग्जाम पर्पस के लिए इतना ही काफी है। नहीं तो समझाने के लिए इसमें 50-60 पॉइंट बनते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को समझिए। तीसरे नंबर का पॉइंट है, जब वाद पत्र अपर्याप्त मुद्रा पत्र पर लिख गया हो और वादी न्यायालय द्वारा नियत समय के अंदर अपेक्षित मुद्रा पत्र देने में असफल रहता हो। यानी कि वादी ने जो वाद पत्र लिखा है वो एक अपर्याप्त मुद्रा पत्र पर लिख दिया है। जो कोर्ट से हम खरीदते हैं, एक दस्तावेज होता है, उसको हमने गलत तरीके से खरीद लिया है या गलत दस्तावेज खरीद लिया है और उसके लिए न्यायालय उसे समय देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको दोबारा से उपस्थित नहीं करता है, वाद पत्र को लिखकर नहीं देता है, तब भी वो असफल रहता है। चौथा पॉइंट, जब वाद पत्र में कथन से ही यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा अर्जित है। ठीक है, ऐसी स्थिति में उसे क्या कर देगा, अस्वीकार कर देगा। इसमें कुछ केस दिए गए हैं, जैसा कि मैंने बताया है कि जब हम केस लिखते हैं तो तब हमारे अच्छे नंबर आते हैं। 2 केस मैंने अभी बताए हैं, 3 केस यहां पर है, 5 केस हो गए। 5 में से आप कोई 3 केस वहां पर लिखिए आना। चरणदास बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दूसरा है सुरजीत कौर बनाम आदर्श कौर गिल। ठीक है। तीसरा है पी लक्ष्मणैया बनाम के प्रताप रेड्डी। लक्ष्मैया बनाम के प्रताप रेड्डी। ये 5 केसेस हैं। 5 में से आप 2 ये हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई आप 3 केस वहां पर लिख देना, सफिशियंट है। कम से कम 3, हाईएस्ट जितनी आपकी मेमोरी है। जब हमारी आंसर की लेंथ ज्यादा हो जाती है तो हम जब वहां पर केसों के हेडिंग ही डाल देते हैं, तब भी हमें प्रॉपर नंबर मिलते हैं। दोबारा से मैं एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला वाद पत्र किसे कहते हैं, ये हमारे सीपीसी में भी लगेगा और हमारे ड्राफ्ट में, ड्राफ्टिंग, ये दोनों में आएगा। ठीक है। और एक बात, अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स लेने हैं तो वो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप एसएमएस करके आप उन्हें परचेज कर सकते हो। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।